हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल जस आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देश की सबसे बड़ी समस्या यानी कि बेरोज़गारी के बारे में बात करते हैं। वह बेरोज़गारी जिसका दंश देश का युवा ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश भोग रहा है। दोस्तों, रोज़गार केवल जीवन यापन का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी का मान सम्मान, उसके परिवार की इज्जत, उसके बच्चों का भविष्य और बूढ़े माता पिता का सहारा है। रोज़गार किसी भी देश का निर्माण करता है, क्योंकि रोज़गार युक्त युवा का समाज व राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। यदि युवा बेरोज़गार है तो वह राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि भारत से गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण को ख़त्म करना है तो हर व्यक्ति को रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रोज़गार होगा तो उसके पास धन आएगा, और जब धन आएगा तो वह स्वयं ही बहुत सी समस्याओं से निपटने में सक्षम हो जाएगा। हम बहुत सी तमाम प्रकार की स्कीमें चलती हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन इन सभी समस्याओं का जड़ यदि उसको रोज़गार मिल जाए तो वो स्वतः ही सभी से निपटने में सक्षम है, क्योंकि जब धन होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकेगा। यदि उसके बाद धन होगा तो वो अपने परिवार का अच्छी जगह इलाज करा सकता है। यदि उसके पास धन है तो वह अपने परिवार के लिए अच्छा खान पीन की व्यवस्था कर सकता है, जिससे इन अनेक समस्याओं का यदि खात्मा करना है और भारत को एक विकसित देश बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कि बेरोज़गार को रोज़गार देना पड़ता है। इससे बहुत सी समस्याएं अपने आप सुधरने लगेंगी। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के हालात इस तरह के हैं कि वर्षों इंतज़ार के बाद कोई भर्ती आती है, कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें से लाखों आवेदन पड़ते हैं, फिर कई महीनों बाद उसका पेपर होता है, फिर पता चलता है कहीं से कि नकल हो गई, तो कहीं से पेपर आउट की शिकायतें आती हैं। इसके बाद भी यदि भर्ती संपन्न हुई और पेपर रद्द नहीं हुआ तो 4-6 महीने बाद फिर उसका रिज़ल्ट आता है। कभी कभी तो वर्षों भी लग जाते हैं। उसके बाद भी यदि हम आशा करें कि भर्ती सही तरीके से हो गई और हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो शायद अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद अभी एक चरण और शेष रहता है, और वो है कोर्ट कचहरी का चरण। इतना सब करने के बाद भी जब भर्ती कोर्ट में पहुंच जाती है तो उसमें वर्षों का समय लग जाता है, जिसके कारण से बेचारा बेरोज़गार युवा किसी प्रकार से चंदे आदि का बंदोबस्त करके केस लड़ता है, और वर्षों की उसकी भाग दौड़ मेहनत के बाद फिर कहीं जाकर किसी को नियुक्ति पत्र मिलता है। दोस्तों, नौकरियों के लिए इतनी भाग दौड़, अंधी दौड़ इसलिए भी है कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वह स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली नहीं है, वह नौकरों को बढ़ावा देने वाली है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई होती है उसके आधार पर तो हम कोई भी स्वरोजगार शायद ही कर पाएँ। इसका परिणाम ये होता है कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक नौकर बनने के लिए भटकते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई हुनर हमने सीखा ही नहीं है जिसके आधार पे हम अपना खुद का बिजनेस कर सकें। जिसका परिणाम ये होता है कि हम भी नौकरी पाने के लिए अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तब जिस देश की शिक्षा व्यवस्था नौकर बनाने वाली हो, नौकरों को प्रोत्साहन देती हो, वह देश महाशक्ति कैसे बन सकता है।
महाशक्ति तो वो बनेगा जो मालिकों को बढ़ावा देने वाली हो, और मालिक वही है जो या तो बिजनेसमैन है और या तो फिर उत्पादक है, क्योंकि मालिक बनकर ही इस देश को महाशक्ति बनाया जा सकता है। नौकरों का देश बन के महाशक्ति नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, व्यापार को बढ़ावा देने वाली, स्वरोजगार को अपनाने वाली, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी हमारा देश एक वो जो सपना देखा गया है महाशक्ति बनने का, तभी वो सपना साकार हो सकता है। और तब हम रोज़गार के लिए किसी विदेशी कंपनी या फिर सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहेंगे, और तब हम अपने कार्य के स्वयं मालिक होंगे, और उस समय हम दूसरे को नौकरी देने की स्थिति में होंगे। दोस्तों, ये तो हुई भविष्य की बात, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास इतने बेरोज़गार हैं, उनका क्या? इसकी आशा तो हम भविष्य में सरकारों से कर सकते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, रोज़गार के अवसर, स्वरोज़गार को बढ़ावा देने वाली शिक्षा व्यवस्था को अपनाएं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में तत्काल रोज़गार की आवश्यकता है। उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक प्लान है, क्योंकि हमारे देश की जितनी विशाल आबादी है, यदि आबादी है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं और बहुत सारी आवश्यकताएं भी हैं। तो यदि हम उन समस्याओं को सॉल्व करें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, तो यहीं से हमारे लिए रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं। तो हम उसी आबादी से नए रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं, बशर्ते हमें आवश्यकता है कि हम उन अवसरों को तलाशें, कहाँ पे किस प्रकार के अवसर हैं, किस प्रकार से उन अवसरों को रोज़गार में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, हमने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर हमने जो एक रूपरेखा तैयार की है, और उसके आधार पर यदि हमें सरकारों का सहयोग मिल जाए, तो दोस्तों ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम 3 से 5 माह में कम से कम 10 से 15 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। और दोस्तों, ये हमने जो अध्ययन किया है, ये केवल कुछ ही क्षेत्रों में अध्ययन के बाद हमें 10 से 15 लाख रोज़गार के अवसर नज़र आ रहे हैं। और यदि हम अन्य क्षेत्रों में भी देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे रोज़गार निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, अब निर्भर करता है सरकारों के ऊपर। यदि सरकार सहयोग करती है तो हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि रोज़गार अवश्य उपलब्ध कराएंगे। यदि सरकार सहयोग ना करना चाहे तो कम से कम हमसे थोड़ी बहुत सलाह ले ले, जिसके आधार पर बेरोज़गारों का भला हो, उन्हें एक रोज़गार मिले जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, यदि ये काम इसी तरह जारी रहा तो आगे आने वाले 1-2 वर्षों में हम इस आंकड़े को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है, और इस विकासशील देश में निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है, और हम एक विकसित देश के बराबर पहुंचने में हमारे पास ऐसे बहुत से काम हमें करने बाकी हैं। यदि हम उन कामों को करते जाएं, उन अवसरों को तलाशते जाएं और उन्हें पूरा करते जाएं, तो 1 से 2 वर्षों में हम 30 से 40 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। ये मैं पूरे अध्ययन के साथ बता रहा हूँ, यूँ ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से सत्य बात है। दोस्तों, हमारी यही एक इच्छा है कि जिन
बेरोजगारों को दर दर भटकना पड़ रहा है, उनको एक रोज़गार मिल जाए और वह अपना जीवन यापन, अपना आत्मसम्मान बचाएं, लोगों का जीवन स्तर सुधरे और भारत तरक्की की राह पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। दोस्तों, रोज़गार के साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिस फील्ड में हम काम करेंगे उस फील्ड में एक बड़े बदलाव के रूप में दिखाई देगा। उस फील्ड में होने वाले कुछ बदलावों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जिसका असर सरकार पर भी पड़ेगा और देश के अन्नदाताओं पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, इस फील्ड में काम करने के साथ उससे जुड़े हुए कुछ लाभ महत्वपूर्ण हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि जो उर्वरक की सब्सिडी है उसको 5 से 25% तक घटाया जा सकता है। अर्थात जो उर्वरक की खपत हो रही है उसको हम 5 से 25% तक घटा सकते हैं। इसके साथ सरकारों का जो सब्सिडी पे खर्च है वो कम होगा और किसानों की खेती की जो लागत है उसमें कमी आएगी। कृषि उत्पादों के मूल्य में होने वाली अनावश्यक बढ़ोतरी या मूल्य में गिरावट को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही जो अधिक पैदावार के कारण फसलें नष्ट होती हैं उसका भी समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है पराली जलाने की समस्या, जिससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। तो उस समस्या का समाधान भी इसके माध्यम से निकाला जाएगा और पराली जलाने की जो समस्या है उसको पूर्णतया ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ कुछ और भी समस्याएं हैं और आवश्यकताएं हैं जिन पर यदि काम हो तो हम खेती को घाटे के सौदा के बजाय एक लाभ का सौदा बना सकते हैं। साथ ही आने वाले कुछ वर्षों में हम एक और हरित क्रांति लाने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं और यदि सब कुछ अच्छा चला तो कुछ वर्षों में हम एक और हरित क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि हमारे देश को एक हरित क्रांति की और आवश्यकता है। अब ज़रूरत है तो उसमें केवल यह है कि उस पर ईमानदारी के साथ समय पर कार्य हो तो हम अवश्य ही इसमें सफल होंगे। तो दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप इतना शेयर करिए इसको कि यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों तक पहुंच जाए, जिससे इस पर कार्य शुरू हो। क्योंकि जितनी जल्दी ये वीडियो शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं तक पहुंचेगा उतनी जल्दी इस पर कार्य शुरू होगा, जिससे हमारे देश के लाखों बेरोजगार युवाओं को एक रोज़गार मिलेगा, उनकी जीविका चलेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और हमारे देश के विकास में और तेज़ गति आ जाएगी। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।